हाँ प्रिय भैया, जो है कल हम लंबाई मापने के भिन्न भिन्न जो मात्रक थे वो आपको जो है पढ़ा चुके थे, और जो हमारे मूल मात्रक थे, ठीक है, मूल मात्रकों के बारे में आपको जो है बता चुके थे। अब जो हमारे सामने जो हमने मूल मात्रक बताए थे कि लंबाई मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान तो जो लंबाई के अन्य मात्रक थे उनको बता चुके थे, जैसे माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष, इस तरह से लंबाई या दूरी नापने के ये मात्रक बता चुके थे। अब यहाँ पर जो है हमारा उसी में आगे ये शुरू होगा कि अगर हमारी बड़ी दूरियां हैं जिनको हमें मापना है तो उनके लिए किस का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे बड़ी दूरियां अगर हमें बहुत बड़ी दूरियों का जो है मापन करना है, ठीक है, तो उनके मापने के लिए हम क्या करते हैं कि लंबन विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे हमें पृथ्वी से दूर स्थित किसी ग्रह है या तारा है, ठीक, कोई पहाड़ी है, कोई चट्टान है, ठीक है, इस तरह से अगर हमें इनकी जो है दूरियों को मापना है, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले शब्द आ गया लंबन, तो लंबन को समझ लीजिए। लंबन जो लंबन विधि है, ठीक है, उसका ये मतलब है कि आपने पेंसिल देखी होगी, ठीक है, तो अगर हम पेंसिल को पकड़ लें, ठीक, और हम अपनी या तो जैसे बाईं आंख को क्या करना है, बंद कर लें, ठीक है, और दाईं आंख से पेंसिल को क्या करें, देखें। ठीक इसी के विपरीत अगर हम दाईं आंख को बंद कर लें और फिर बाईं आंख से उस पेंसिल को हम क्या करें, देखें, तो जो पेंसिल की स्थिति है वो पृष्ठभूमि के सापेक्ष क्या होगी कि कुछ परिवर्तित प्रतीत होगी। जो पेंसिल की पृष्ठभूमि है, ठीक है, वो पेंसिल की स्थिति के सापेक्ष क्या होगी, कुछ जो है परिवर्तित प्रतीत होगी। तो इस तरह से हम लंबन की भी जो डेफिनेशन है वो दे सकते हैं कि प्रेक्षण बिंदु के परावर्तित होने पर, प्रेक्षण बिंदु के परावर्तित होने पर पृष्ठभूमि के सापेक्ष, प्रेक्षण बिंदु के परावर्तित होने पर पृष्ठभूमि के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। तो ये है जो है लंबन, समझ गए अच्छी तरह से। ठीक, तो बड़ी दूरियों को मापते हैं तो हम क्या करते हैं, लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। अब बड़ी दूरियों के अंतर्गत आ जाता है कि जैसे किसी दूर स्थित, ठीक है, कोई तारा या ग्रह है, उसकी हमें क्या करना है, पृथ्वी से क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। कोई दूर स्थित जो है तारे की जो है पृथ्वी से दूरी ज्ञात करना है। किसी दूर स्थित तारे की हमें क्या करना है, पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है। तो किसी दूर स्थित तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि
कोई हमारा दूर स्थित जो तारा है, ठीक है, वो इस तरह से ये है S, और पृथ्वी पर कोई दो बिंदु ले लेते हैं जिनको हम प्रेक्षण बिंदु भी कह सकते हैं या जिनको हम वेधशालाएं भी कह सकते हैं, इस तरह से। ये दो बिंदु हो गए A और क्या B, और इनके बीच की दूरी ले लेते हैं हम, कुछ भी मान लें, चलो स्मॉल p मान लीजिए, ठीक है, और इन प्रेक्षण बिंदुओं से जो तारा है उसकी दूरी हो गई क्या d। तो पृथ्वी से इस तारे की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, और ये जो कोण है ये ले लिया थीटा। इस कोण को ये हम क्या कहते हैं, जो लंबन विधि बताई, लंबन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने दो प्रेक्षण बिंदु ले लिए हैं A और क्या B, ठीक है, और इन प्रेक्षण बिंदुओं से दूर स्थित जो है कोई तारा क्या है S है, ठीक। तो ये जो तारा दूर स्थित है, ठीक है, इस दूर स्थित तारे की जो दूरी है D, वो हमें क्या करनी होती है, ज्ञात करनी होती है। और इसके लिए हमने क्या कर लिया, विभिन्न बिंदुओं पर दो बिंदु ले लिए A तथा B, जिनको हम प्रेक्षण बिंदु या वेधशालाएं भी कह सकते हैं, ठीक। और ये हम देखते हैं कि जो प्रेक्षण दिशाएं हैं, एक हो गई प्रेक्षण दिशा AS और दूसरी हो गई प्रेक्षण दिशा क्या BS, और इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा है। बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो इस तरह से इस कोण को, जो थीटा कोण है, हम क्या कहते हैं, लंबन कोण कहते हैं, ठीक। इस कोण को हम क्या कहेंगे, लंबन कोण कहेंगे। दोनों जो प्रेक्षण बिंदु हैं उनके बीच की दूरी क्या हो गई, B हो गई, ठीक है। अब होता क्या है कि जो B दूरी है वो दूर स्थित तारे की दूरी से क्या है, थोड़ी छोटी है। तो जब ये दूरी जो है ना इससे क्या है, बहुत छोटी है या बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी B और दूर स्थित तारे की दूरी क्या है, D है, इनका मान है इस तरह से एक से क्या है, बहुत छोटा है, ठीक। जब बहुत छोटा है तो हमारा जो थीटा कोण है ये भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अत्यंत क्या होगा, छोटा होगा। और जब थीटा कोण अत्यंत छोटा होगा तो यहाँ पर जो हमारी ये दूर स्थित तारे की दूरी AS, ये जो है ना BS के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये भी जो BS दूरी है ये क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। तो ये दूरी भी क्या हो गई, D हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा ये AB है इसको हम मान सकते हैं कि ये क्या है, वृत्तीय चाप, वृत्तीय चाप, ठीक। तो अब हमें क्या करनी है, दूरी निकालनी है। तो हम लिखेंगे कि कुल दूरी बराबर जो समय और गुणा क्या चाप, समय गुणा क्या चाप, ठीक। तो इस तरह से जो हमारी कुल दूरी है वो क्या हो गई, D हो गई, ठीक है। समय अगर के जो इसमें D लगता है और चाल हम क्या कर सकते हैं, B मान सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें क्या करनी है, D दूरी निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे भैया कि हम सूत्र जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। कोण हमारा लंबन कोण क्या है, थीटा है, और जो चाप है हमारा AB है, और AB का मान क्या है, B है, और जो त्रिज्या है वो क्या हो गई, D हो गई, ठीक। इस तरह से हमें क्या निकालना है, D दूरी निकालनी है। तो D बराबर हो जाएगा आपका B/थीटा। तो इस तरह से हम ये जो है दूरी निकाल सकते हैं, किसी दूर स्थित ग्रह या तारे की पृथ्वी से क्या कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी D बराबर, तो ये दूरी ज्ञात करने की क्या हो गई, विधि हो गई।
ठीक है, और ये जो है लंबन विधि के अंतर्गत आती है। इस तरह से जो है एक विधि ये हो गई। फिर आपकी आगे और भी जो है विधियां होती हैं, बड़ी दूरियां या लंबाई मापने की और भी अन्य विधियां हैं, ठीक है। उन विधियों के अंतर्गत फिर अगली विधि आ जाती है जिसको कहते हैं हम प्रतिध्वनि विधि। बड़ी दूरियां मापने की अगली जो विधि है जिसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि। ठीक है, प्रतिध्वनि विधि। तो प्रतिध्वनि विधि जैसे भाई कोई चट्टान बहुत दूर है या कोई पहाड़ी बहुत दूर है और उसकी दूरी निकालनी है, ठीक, तो देख लीजिए जैसे कोई इस तरह से कोई दूर स्थित जो है ना क्या है, पहाड़ी है। ये कोई दूर स्थित क्या है, पहाड़ी है। यहां पर कोई ध्वनि स्रोत है, ये कोई ध्वनि स्रोत हो गया, ठीक। और जब इसकी ध्वनि इस पहाड़ी से टकराती है तो टकराकर ये क्या होती है, वापस होती है, तो इसको कह सकते हैं परावर्तित। परावर्तित ध्वनि, ठीक। और यहां पर ये क्या है, ध्वनि स्रोत। ये ध्वनि स्रोत हो गया, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, कोई पहाड़ी या क्या हो गई, चट्टान। और इसकी हम जो है दूरी ले सकते हैं कि दूरी क्या है, एस है। ये एस दूरी हो, ठीक। तो इसका नाम है क्या, प्रतिध्वनि विधि। और ये जो है विधि आपकी किसी दूर स्थित चट्टान या पहाड़ी से सीधी ध्वनि के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। किसी दूर स्थित चट्टान या पहाड़ी जो है, ठीक है, उसकी सीधी ध्वनि परावर्तित को हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि ध्वनि स्रोत से जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये पहाड़ी पर जाएगी और वहां से टकराकर क्या होगी, वापस आएगी। तो ध्वनि के जाने, ठीक है, और ध्वनि के आने का जो समय है उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और जो ध्वनि की चाल है उसको ले लेते हैं। तो जैसे भी हमने ऊपर विधि बताई उसी तरह की ये भी जो है विधि है कि ध्वनि के जाने, ठीक है, और आने में जो लगा समय है, ठीक, उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और जो कुल दूरी है उसको ले लेंगे। तो जैसे को हमारी जो ध्वनि है हमने यहाँ पर उत्पन्न की, ये पहाड़ी पर गई तो इसको जाने में, ठीक है, एस दूरी गई, ठीक है, और ऐसी दूरी ये क्या हो गई, वापस आ गई। तो कुल जो चली गई दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस एस। तो कुल चली गई दूरी क्या हो गई, 2s हो गई, ठीक। और मान लीजिए ध्वनि उत्पन्न करने में और ध्वनि के परावर्तित होकर जो है आने में जो लगा समय है उसको मान लेते हैं कि क्या है, वो स्मॉल t है। तो जो हमारा फार्मूला है वो होता है कि कुल दूरी बराबर समय और गुणा क्या, जो ध्वनि की क्या है, चाल। तो s दूरी जाने में लगती है, s जो है परावर्तित होकर जो है आने में लगती है, तो कुल दूरी हो गई 2s, ठीक है। और जो जाने और आने में लगा समय है उसको नोट कर लिया, तो वो क्या हो गया, t। और जो ध्वनि की चाल है वो क्या होती है, v। तो अगर यहां से हम दूरी निकालते हैं तो s बराबर क्या हो जाएगा, v गुणा t/2। तो इस सूत्र से हम किसी दूर
क्या कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर जो है जरूर थोड़ा लागू होती है, जो ध्वनि स्रोत है ओ, ठीक है, और जो पहाड़ी है, इनकी जो दूरी है वो कम से कम जो है 17 मीटर की होनी चाहिए, तब ये हमको जो है ना क्या होगी, प्रतिध्वनि की जो ध्वनि है वो क्या होगी, सुनाई देगी। आपने देखा भी होगा कि हम जो है ना जब किसी कुआं में ठीक आवाज करते हैं तो वहां से उसी तरह की ही परावर्तित ध्वनि हमको क्या होती है, सुनाई देती है। तो ये जो प्रतिध्वनि है उसी को हम जो है क्या कहते हैं, इको मेथड कहते हैं, और उसको ज्ञात करने के लिए ये हमारा फार्मूला है S बराबर V गुणा क्या, T/2। ठीक, V क्या है, ध्वनि की चाल है, और जो ध्वनि की चाल है वो आप जानते हैं कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये ध्वनि की चाल हम रख देंगे, और जो जाने में समय लगा है बस उसको बार हमें नोट करना पड़ेगा कि कितना जाने में लगा और कितना उसका जो है वापस आने में लगा। तो इस तरह से जो है हम ये प्रतिध्वनि विधि हो गई, ठीक है। तो लंबाई या बड़ी दूरियां मापने की ये एक दूसरी विधि हो गई। इसी तरह से हमारी अगली तीसरी विधि है और उसका नाम है लेजर विधि। हो गया लेजर, ठीक है। इस तरह से ये भी हमारी ध्वनि के जो अभी आपको बताई इको प्रतिध्वनि पर क्या है, आधारित है। ठीक, तो ये विधि भी जो हमारी प्रतिध्वनि पर आधारित है, और लेजर का आप जो है पहले तो पूरा जो है नाम समझ लीजिए। एल से मतलब होता है लाइट, ए एम्प्लीफिकेशन, बाई stimulated emission radiation। ये लेजर का क्या है, फुल फॉर्म है। इसको जो है हम हिंदी में कह सकते हैं विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है,